हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लेक्चर 68, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज पीजीटी कॉमर्स के लिए, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टॉपिक कॉमन है और आपको कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके मिक्सड एमसीक्यूज मैं करवाती हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाए। बिकॉज डिटेल में डिस्कस करूंगी हर एक चीज़ को। और इससे पहले लेक्चर 67 तक मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आप लोगों को उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ओके। और अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस करते हो, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ आप डिस्कस कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 68 को। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज रिलेटेड टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन यानी कि जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं, जो शेयर्स वगैरह में, डिबेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं या वैसे भी जो इन्वेस्ट करते हैं उनकी प्रोटेक्शन है ना, उसके लिए कौन सी कमेटी है। एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, कमेटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डायरेक्ट नॉलेज है आपकी, ठीक है। तो कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके नेट कॉमर्स में भी और पीजीटी कॉमर्स में भी बहुत पूछी जाती हैं। तो आपको बताना है कौन सी कमेटी है जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना है एनके मित्रा कमेटी। आप लोगों ने क्या करना है, इन कमेटीज़ के नोट्स बनाने हैं। देखो, जो भी नई चीज़ पता चलेगी आप लोगों ने साथ के साथ नोट्स बनाने हैं ताकि एग्ज़ाम के टाइम उनको प्रॉपर रिवाइज कर पाएँ। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने, ज़रूरी नहीं है कि जब एग्ज़ाम होगा उसके आसपास आप पढ़ेंगे। अगर स्टार्टिंग से ही आप लोग अपना प्रॉपर टारगेट लेकर चलते हैं, प्रॉपर डेली बेसिस पे करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी और आपके एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो आपको यही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है छलापति राव कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ। जो छलापति राव कमेटी है वो किसकी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बनी थी। आपको ऑप्शन दिया गया है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंडिया, सेकंड है कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, थर्ड है कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया एंड फोर्थ वन इज रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। तो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। देखो, फॉर्मूलाज जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फॉर्मूलाज के अलग से ज़रूर नोट्स बनाइए, ओके। तो आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। आपको ना नोट वाले क्वेश्चन, इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है, कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, ठीक है। फर्स्ट है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखो, हर चीज़ के एक से ज़्यादा फॉर्मूले भी हो सकते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैसे होता क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्चुअल सेल्स में से अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स लेस कर देते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कौन सी होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला यही है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या रहता है हम लोगों के लिए, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये देखो, जो आपको वर्बली मैं फॉर्मूले बता रही हूँ ऑरली, वो भी आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करने हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अब यहाँ पे यूनिट्स में जब हम निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को, तो फॉर्मूला रहता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब आप लोग देखेंगे कि ये तीनों के तीनों फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमने क्या बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए, फोर्थ वाला रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। यहाँ पर आपको बोला जाता है कितनी सेल हमें करनी पड़ेगी अगर हमने डिजायर्ड यानी कि इतना प्रॉफिट अर्न करना हो। यहाँ पे ओनली डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो दिया हुआ है, आपने इस फॉर्मूले को करेक्ट करना है। यहाँ पर आना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये आना चाहिए। यहाँ पर आपका फिक्स्ड कॉस्ट वाला एब्सेंट था, तो आपका जो फोर्थ वाला है ये हमारा आंसर आ जाएगा, बिकॉज ये वाला इनकरेक्ट था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग से। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैच द फॉलोइंग वाले आपको नेट कॉमर्स में भी और पीजीटी कॉमर्स में भी बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। और होता क्या है मैच द फॉलोइंग से आप लोगों का, कि देखो एक साथ 3-4 कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे आपके इजीली आपको पता चल जाते हैं। और देखिए यहाँ पर 4A हैं, देखो वैसे 4P होते हैं हमारे,
प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, 4C भी होते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाए थे। इस टाइप से आपके 4A होते हैं। ओके, अब जो बात करते हैं हम लोग 4A की, वो यही है, एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अवेयरनेस। तो आप लोगों को इनको प्रॉपर मैच करना है। देखो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको एक या दो का भी बहुत अच्छे से कंफर्म है तो आप उसी के अकॉर्डिंग मैच कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी की। एक्सेप्टेबिलिटी किससे रिलेटेड होगा हमारा? ऑब्वियस है, हमारा जो उसका क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या साइकोलॉजिकल एक्सेप्ट है, यानी कि प्रोडक्ट के फीचर्स। तो पी ये प्रोडक्ट से मैच करेगा। ओके, एक्सेप्टेबिलिटी। उसके बाद एफोर्डेबिलिटी। एफर्ड करना किसी चीज़ को क्या होता है, जब आपके पास उसके लिए पैसे हों, है ना। तो ये किससे रिलेट हो जाएगा, हमारा इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से। इकोनॉमिक हमारा मनी से रिलेटेड हो गया। ओके, उसके बाद है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी, उस चीज़ को एक्सेस कर पाओगे, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके उसके कन्वीनियंटली, कितना उसके आप कन्वीनियंटली उस प्लेस तक पहुंच सकते हो। तो ये आपका एक्सेसिबिलिटी किससे रिलेटेड हो गया, प्लेस से। ये प्राइस से था आपका। उसके बाद अवेयरनेस। अवेयरनेस आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि उसका हम प्रमोशन से जोड़ते हैं। तो यहाँ से अब आपको ये भी पूछा जा सकता है 4P से रिलेटेड जो कॉरस्पॉन्डिंग 4A हैं वो कौन से हैं। तो आपने इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब आप ये देखिए, ए वाला हमारा सेकंड के साथ मैच हो रहा है, अफोर्डेबिलिटी हमारा फोर्थ वाले के साथ मैच हो रहा है, एक्सेसिबिलिटी फर्स्ट एंड अवेयरनेस थर्ड के साथ। तो हमारा जो प्रॉपर मैच बनेगा दैट विल बी थर्ड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वाला। ओके, तो आपने इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ आउटकम्स ऑन पेयर ऑफ डाइज इज इक्वल टू 8। ओके, आपको बताना है ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये देखो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आते हैं। तो ऑन पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस का मतलब यहाँ पर दो डाइस इकट्ठे उनको हमने उछाला है, ठीक है, इकट्ठा उनको। हाँ, तो अब आपको बताना इक्वल टू 8। इक्वल टू 8 कब होगा, जब एक, आपको पता है 1 to 6 आउटकम्स आते हैं डाइस पे, ठीक है। एक पे 2 होगा तो दूसरे पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। एक पे 3 है तो दूसरे पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। एक पे 4 है तो भी दूसरे पे 4 आना चाहिए। अगर एक पे 5 है तो दूसरे पे 3 आना चाहिए। अगर एक पे 6 है तो दूसरे पे 2। तो आपको देख रहे हो यहाँ 5 केसेस बन रहे हैं। तो 5/36 विल बी आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर। देखिए ये आपकी जो लेटेंट टर्म्स हैं आपके लॉज में आती है, बिजनेस लॉज में, तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग है बायर शुड बीवेयर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बाइंग। इसका मतलब जो है बायर को ध्यान रखना चाहिए जब भी वो कोई चीज़ परचेज करेगा। जैसे आप लोग चेक कीजिए मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह प्रॉपर चेक कीजिए। तो कैवेट एम्प्टर ये कहता है कि बायर को बिवेयर रहना चाहिए ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बाइंग। एक इसके अलावा होता है डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट वेंडिटर। ओके, यहाँ पर वेंडिटर, वेंडर वर्ड आ गया, ये सेलर का है कि सेलर को भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर सेलर बिवेयर की बात की जाती है, ऐसा नहीं है सेलर के फ्रॉड कर रहा है या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर ये वेंडिटर सेलर बिवेयर के लिए एंड कैवेट एम्प्टर किसके लिए, बायर बिवेयर के लिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ फर्म हैज़ इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ 3। देखिए फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना आ जाएगा तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं आपके पेपर में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको 3 दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,70,000 है। तो अगर आपको बोला बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाए तो इन्वेंट्री टर्नओवर हमारा इंक्रीज हो जाता है टू 5। इससे क्या होगा, तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए, अगर हमारी यहाँ बात हो रही है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, यही होता है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है हमारे पास, 2,70,000। एवरेज स्टॉक हमें पता नहीं है लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो दिया हुआ है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज स्टॉक जो है हमारा कितना आ जाएगा, 90,000। अब तो ये आ गया, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारा अगर हमने अच्छा मैनेजमेंट किया तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा 3 से हट के 5 हो गया। इसका मतलब अब 2,70,000 को आप लोग किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है अब एवरेज स्टॉक, 54,000।
अब हुआ क्या इसकी वजह से, अब आप देखिए एक तो डिक्रीज हो गया, इंक्रीज वाले ऑप्शन सीधा कैंसिल। कितने से हुआ, 90 माइनस 54, 36 से, तो हमारा इन्वेंट्री डिक्रीज हो गया 36,000 से। इन चीज़ों को लॉजिकली करना है बिल्कुल, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन जो है 10 आइटम्स का वो 50 दिया है, ठीक है। इफ़ ईच आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 5 देन द न्यू अर्थमेटिक मीन वुड बी। आप लोगों को इससे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी बताना चाहती हूँ अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन जो है इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बिल्कुल चेंज ऑफ ओरिजिन का भी, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ ये क्या होता है, और चेंज ऑफ स्केल का भी। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है, प्लस माइनस, यानी कि अगर आप आइटम्स में कुछ प्लस करेंगे ना, मान लो कोई कांस्टेंट आपने जैसे यहाँ बोला 5 प्लस किया हर आइटम में, तो रिजल्टेंट जो हमारा अर्थमेटिक मीन होगा वो भी +5 होके आएगा, या फिर माइनस किया तो माइनस होके। और स्केल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। अगर आपने जो आइटम्स दी हुई हैं उनको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, सपोज 5 से, तो जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो भी 5 मल्टीप्लाई होकर आएगा। और अगर आपने डिवाइड किया 5 से, तो अर्थमेटिक मीन आएगा वो भी 5 से डिवाइड होकर आएगा, ठीक है, जिससे किया, जिस कांस्टेंट से। तो अगर आप यहाँ पे, आपका पहले 50 था 10 आइटम्स का, अगर आपने हर आइटम, ये चीज़ ध्यान रखना, हर आइटम पे इफेक्ट, इफ़ ईच आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 5, अब हर आइटम 5 से बढ़ गई, तो 50 से हमारा अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आप लोगों को पहले वाली वीडियोस भी देखनी चाहिए, और ये तो रेगुलर बेसिस पे देखनी ही है। और अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। एंड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।